गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 के स्टूडेंट्स को मैथ में इकाई 5 के बीजगणित की अवधारणा चैप्टर के संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग। हम जो संख्याएं दर्शाते हैं इनमें बीजगणित में अक्षरों का प्रयोग करेंगे। वो अक्षर जैसे हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सभी या पी क्यू आर, इन अक्षरों का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संख्याएं। संख्या होगी और उसमें अक्षर संख्या होंगी, उनकी मूल संक्रियाएं जैसे योग संक्रिया, अंतर संक्रिया, गुणा संक्रिया और भाग संक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो अक्षर संख्याओं की घात। अक्षर संख्या जो हमें एक्स वाई जेड आदि दी रहेंगी उनकी घात, उनके पावर्स के रूप में लिखने को ही हम घात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि चर और अचर संख्याएं। कोई हमें टर्म दिया रहेगा, उसमें चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन बिंदुओं पर हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करें अगर, तो एक्सरसाइज नंबर हमारा होता है एक्सरसाइज देखते हैं क्या है 5A। अभ्यास क्या है हमारा 5A में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो दिया है आपको, दिया है कि प्रत्येक पेंसिलों की संख्या, प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल की संख्या, प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल बराबर है 3 पेंसिल दी जाती है। और कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या, कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है शिक्षार्थियों की कक्षा में, कुल संख्या दी है x दी है। तो बताना क्या है शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या, क्योंकि एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल, एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या है, पेंसिलों की संख्या बराबर 3। इसलिए x शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिल, x शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या, जब पेंसिलों की संख्या कितनी दी जाएगी, ज़्यादा के लिए गुणा 3 गुणे x, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3x पेंसिल दी जाएगी। कैसे किया गया है, सवाल कैसे सॉल्व किया गया है, दिया गया है कि एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें दी गई हैं और अगर कक्षा में कुल शिक्षार्थी हों x तो कितनी पेंसिल कुल बांटी गई। तो हम लिखते हैं क्योंकि एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या 3 है, इसलिए
x शिक्षार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या ज़्यादा किए मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, तो 3x पेंसिल दी जाएंगी, 3x पेंसिल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट है कि सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक देश में प्रति मिनट डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं, तो बताइए कि x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैसे, क्योंकि 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या दी है, बच्चों की संख्या बराबर दिया है आपको कितना 41। इसलिए x मिनट में कितने बचे, इसलिए x मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 41 गुणे x, यह आ जाएगा 41x बच्चे आपका ये आंसर आ जाता है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या है 41, तो x मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा के लिए आपने क्या किया 41 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से कितने बच्चे आ जाते हैं, 41 बच्चे आ जाते हैं, 41 बच्चे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज का मतलब होता है अक्षर x y z, बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है 12 + 5 = 17, और ये आपका है बॉक्स, रिक्त स्थान का बॉक्स है, रिक्त स्थान प्लस 5 = इधर दिया है 17। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, हम बीज इसमें भरते हैं, वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा हमारा x + 5 = 17। जहाँ पर x बराबर कितना होगा, यहाँ x बराबर है 12, x बराबर होगा 12। तो ये बॉक्स जो दिया है इसमें कितना भरेंगे, x ले लेंगे, बीज आपका x हो जाएगा, तो x + 5 = 17, जहाँ x = क्या दिया है 12 दिया है, x की वैल्यू 12 है। इसी तरह से कोई फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको लेना है 35 डिवाइडेड बाई 5 = 7, ये है, और इसमें आपको क्या दिया 35 डिवाइडेड बाई बॉक्स, ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना होगा, बराबर 7। इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करोगे 35 डिवाइड बाई बॉक्स के अंदर क्या ले लेंगे 5, बॉक्स के अंदर आ जाएगा 5 = 7, ठीक है। तो 5 यहाँ आएगा जहाँ x होगा, x, तो ये हो जाएगा x, जहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 5 होगा। तो हम यहाँ पर जो बीज के रूप में भरते हैं वो क्या भर देते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं, और ये x है क्या 5 है, तो x की वैल्यू हो गया 5 की जगह हमने x को यूज किया है। तो इस तरह से ये हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है रहीम के पास 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो रहीम के पास रुपए थे कितने, सॉल्व करेंगे। माना उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। माना रहीम ने रजिया को x रुपए दे दिए और रहीम के पास रुपए थे। रहीम के पास कुल रुपए कितने थे? रहीम के पास कुल रुपए बराबर थे 10 रुपया। तो दे देने के बाद कितने रुपए बचेंगे? उसके पास कितने रुपए बचे? तो रहीम के पास बचे रुपए। आप ध्यान से इसको देखोगे। सबसे पहले देखेंगे कि रहीम के पास कुल 10 रुपए थे और हमने माना कि रहीम ने रजिया को कुछ रुपए मतलब x रुपए दे दिए। तो x रुपए जब दे दिए तो रहीम के पास बचे कितने? 10 माइनस x रुपए। इस तरह से आपने देखा कि कितने रुपए बचे? रहीम के पास बचे हैं रुपए 10 माइनस x रुपए बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो माना बगीचे में पेड़ की संख्या, कुछ पेड़ थे, माना बगीचे में कुछ पेड़ों की संख्या क्या है? कुछ पेड़ों की संख्या, माना बगीचे में कुछ पेड़ों की संख्या बराबर है x और 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। और लगाए गए पेड़ कितने हैं? और लगाए गए पेड़ में 50 है तो कुल पेड़ों की संख्या 120 हो गई। और लगाए गए पेड़ कितने हो गए? और लगाए गए पेड़ हैं लगाए गए पेड़ों की और लगाए पेड़ों की संख्या होगी बराबर 50। इस तरह कुल पेड़ों की संख्या बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या है हमारे पास 120। ये कुल पेड़ों की संख्या हो गई 120। तो इसे हमें किस रूप में लिखना है? इसे हमें लिखना है अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करिए। अक्षर संख्या की सहायता से क्या हो जाएगा? x, पहले x पेड़ थे, 50 पेड़ इसमें और लगा दिए गए, 50 पेड़ और लगा दिए गए तो कुल पेड़ कितने हो गए? 120। ये अक्षर संख्या की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या दिया गया है? बगीचे में पहले कुछ पेड़ थे तो माना कितने पेड़ थे? x थे और 50 पेड़ लगाए गए, 50 पेड़ और लगा दिए गए तो लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या हो गई? 50। इस तरह से दोनों मिलाकर के बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120। तो इसे अक्षर संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे हम लोग? अक्षर संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे x + 50 बराबर 120। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीली से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो एन अक्षर एन को बनाने में प्रयुक्त तीलियां, कितनी तीलियां लगेंगी? एन को बनाने में तीलियां प्रयुक्त तीलियों की संख्या कितनी होगी? अक्षर एन को बनाने में प्रयुक्त तीलियों की संख्या होगी अक्षर एन 1 2 3, 3 तीली लगेंगी, तो 3 तीली लगेंगी। और एम को बनाने में अक्षर एम को बनाने में प्रयुक्त तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब हम लोग एम को बनाएंगे तो कितनी तीलियां प्रयुक्त होंगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तीलियां प्रयुक्त होंगी। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करिए। तो चर का प्रयोग करने पर तीलियां कितनी मिल जाएंगी? चर का प्रयोग करने पर तीलियां ये हो जाएंगी 3x और तथा 3x तथा 4x तीलियों की संख्या हो जाएंगी। चर का अगर प्रयोग करते ही ये x और x ये क्या है? चर राशियां हैं। तो अगर हम n को बनाते हैं तो कितनी तीलियां लगती हैं? 1 2 3 तीलियां लगती हैं। m को बनाते हैं तो प्रयुक्त तीलियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर हम चर का प्रयोग करते हैं तो चर का प्रयोग करने पर कैसे लिख सकते हैं? 3x तथा 4x लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 5B अभ्यास 5B क्वेश्चन है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। गणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप में लिखिए। जैसे है क्या है? पहला दिया है आपको बीजगणितीय रूप में लिखिए। पहला दिया है 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल। बीजगणितीय रूप में कैसे हम लोग इसको लिखते हैं? बीजगणितीय रूप में ये हो जाएगा 6 + x। ये आंसर हो जाता है 6 + x। ठीक है। इसका बात है थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है x का 5 गुना इस x का 5 गुना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 गुना यानी कि 5 × x। x का 5 गुना क्या हो जाता है? 5 × x। फोर्थ पार्ट होता है x का 1
तिहाई, x का 1/3, इसका 1/3 का मतलब होगा 1/3 ऑफ x, 1/3x हो जाता है। इस तरह से हम लोग बीजगणितीय रूप का प्रयोग करके और इन सवालों को करते हैं। x और 6 और x का योगफल क्या बना 6 + x, ये योगफल के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। सेकेंड पार्ट है x का 5 गुना, x का 5 गुना कैसे लिखेंगे 5 × x, 5x हो जाता है 5x, और x का 1/3, x का 1/3 क्या होगा 1/3x। तो इस तरह से हम लोग इसे बीजगणितीय रूप में लिखते हैं, बीजगणितीय रूप में इस तरह से लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का गुना होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, दूना होता है। इसे आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे दूना होता है। सॉल्व इसका लिखेंगे वृत्त का व्यास अगर हम d मान लें और त्रिज्या स्मॉल r मान लें तो d बराबर 2 × r, d बराबर 2 × r, जहां d वृत्त का व्यास है, जहां d वृत्त का व्यास है और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको आपने बीजगणितीय रूप में कैसे लिख दिया, आपको दिया है क्वेश्चन कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, तो आपने इसको कैसे लिख दिया d बराबर 2 × r, जहां d वृत्त का व्यास है और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, r वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का, सेकंड पार्ट है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का, उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, वर्ग का परिमाप सॉल्व करेंगे। अगर हम वर्ग के परिमाप को किससे व्यक्त कर दें, s से व्यक्त कर दें, s से, तो s = 4 × a, जहां पर s क्या है, s है जहां, ये आपने बीजीय रूप में लिखा है कि जहां s क्या है, परिमाप है वर्ग का परिमाप है, परिमाप, तथा a क्या है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा। तो हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर 4 × a, 4 × a मतलब s क्या है, वर्ग का परिमाप है और a वर्ग की भुजा है। तो इस तरह से हम लोग इसे बीजीय रूप में लिख लेते हैं, बीजीय रूप में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि थर्ड पार्ट मान लीजिए, लिखा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल a बराबर उसकी लंबाई l और चौड़ाई
बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बराबर एल गुणे बी, जहां ए क्या है, ए है आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है एल बराबर लंबाई और बी बराबर, बी क्या है, आयत की भुजा की क्या है, चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें दिया होता है और हम इसको बीजगणितीय रूप में लिखते हैं a बराबर l इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। a बराबर l गुणे बी, जहाँ a आयत का क्षेत्रफल है, l क्या है, उसकी लंबाई है और b चौड़ाई है। तो इस तरह से ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इस तरह से है। तो अगर हम इसको ले लें, लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट पी बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पीपी, यानी कि इसको सर्कल में व्यक्त करते हैं। अगर तो सर्कल में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर s माइनस सी कर दें, s माइनस, तो ये p बराबर एफ सी माइनस सी पी। तो इसको अगर हम उसमें व्यक्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यानी कि p बराबर x माइनस वाई। यहाँ x क्या है, जहाँ p लाभ x विक्रय मूल्य है आपका, x क्या है, विक्रय मूल्य, और y क्रय मूल्य है, y क्या है, क्रय मूल्य। तो इस तरह से हम लोग इसे बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, p बराबर x माइनस वाई, जहाँ x क्या है, विक्रय मूल्य लिया गया है और y को क्रय मूल्य माना गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है कि एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो पहली टोकरी में कुल आम, पहली टोकरी में कुल आम है कितने, बराबर 50। और दूसरी टोकरी में x आम है, दूसरी टोकरी में कुल आम है x। तो पूछा जाता है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो दूसरी टोकरी में अधिक आमों की संख्या, दूसरी टोकरी में अधिक आमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस x। कैसे कहा गया है, हमको दिया है कि पहली टोकरी में कुल आमों की संख्या 50 है और दूसरी टोकरी में कुल आम कितने हैं, x है। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी टोकरी में अधिक आमों की संख्या की पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं। तो ये हो जाएगा पहली टोकरी में अधिक आमों की संख्या, 50 माइनस x आपको दिया गया है क्वेश्चन में
कि पहली टोकरी में कुल कितने आम हैं 50 हैं और दूसरी टोकरी में कुल कितने आम हैं x हैं। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं, तो 50 में से x को माइनस कर देते हैं तो पता चल जाता है कि कितने अधिक आम हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि एक आयत आपको दिया है, एक आयत दिया हुआ है और आयत की आपको क्या दी है, ये दिया है लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितनी दी है y मीटर, चौड़ाई दी है y मीटर, चौड़ाई y मीटर है। तो आयत को क्या बताना है, परिमाप बताना है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो आपको क्या बताना है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बन जाएगा 2 गुणे ब्रैकेट में x प्लस y और ये हो गया मीटर। आप क्वेश्चन को देखोगे, ये चित्र आपको दिया है, फिगर दिया हुआ है, इसमें आयत की लंबाई दी है x मीटर और चौड़ाई दी है y मीटर। आपसे पूछा जाता है कि आयत का परिमाप बताइए। तो आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2 इंटू लंबाई है x प्लस चौड़ाई y मीटर। इस तरह से आयत का परिमाप ज्ञात हो जाता है। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, क्योंकि एक गुब्बारे का मूल्य बराबर है क्या है, x पैसे। एक गुब्बारे का मूल्य है x पैसे, इसलिए 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए x गुणे 12 पैसे, और इस तरह से ये हो जाता है 12x पैसे आंसर आ जाता है, 12 पैसे आंसर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th कि एक आपको चित्र दिया है, ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग की भुजा दी है a सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है और ये भी a सेंटीमीटर है और ये दिया है वर्ग। तो यहाँ पर दिया है क्योंकि वर्ग की एक भुजा दी है आपको a सेंटीमीटर, आपको बताना क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है
4 इंटू एक भुजा, 4 इंटू एक भुजा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक भुजा क्या है a सेंटीमीटर, यानी कि 4a क्या आ जाएगा 4a सेंटीमीटर, 4a सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कर लेते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5C। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5C। 5C में आपको लिखना है, नंबर 1 है घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप लिखिए, घातांकीय रूप में लिखिए। जैसे पहला पार्ट है 1 2 3 और इसको कितनी बार लिखना है 5 बार। ये आंसर हो जाएगा इसका 5 बार लिखा गया है, C इंटू C 5 बार, तो C की पावर 5, C की पावर कितना आ जाता है 5 आंसर आ जाता है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है आपका 5 इंटू A गुणे B 3 बार, गुणे B। इसका घातांकीय रूप क्या होगा, घातांकीय रूप होगा 5 गुणे A की पावर 2 गुणे B की पावर 1 2 3, तो ये बन जाएगा 5 A की पावर 2 B की पावर 3 आंसर। इस तरह से आंसर आपका हो जाता है। और आप जैसे फोर्थ पार्ट करते हो, तो फोर्थ पार्ट में क्या है T इंटू Y इंटू Y, तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा, इसका घातांकीय रूप होगा T घातांकीय रूप बराबर हो जाएगा T के पावर 2 Y के पावर 2, आंसर हो जाता है T के पावर 2 और Y के पावर 2। तो ये आपने इसका घातांकीय रूप लिख दिया है, घातांकीय रूप में आपने इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा गुणा के रूप में लिखिए, गुणा के रूप में लिखिए, गुणा के रूप में लिखिए। जैसे पहला पार्ट है A के पावर 2 B के पावर 2, तो ये सॉल्व होके गुणा के रूप में क्या आ जाएगा A गुणे B गुणे B, ये आपका क्या हो गया गुणा के रूप में हो जाता है। जैसे है आपका थर्ड पार्ट है 10x के पावर 3 y के पावर 3 और z के पावर 3, इसको क्या करना होगा, इसको गुणा के रूप में आपको लिखना है। तो गुणा के रूप में कैसे लिखोगे, गुणा के रूप में लिखने का तरीका ये है कि जितने पावर दिए होते हैं उतनी बार उसको गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 1 2 3, x 3 बार, y 1 2 3, y भी 3 बार, z के पावर 3 है तो 1 2 3, z भी 3 बार लिख देते हैं। और इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, घातांकीय रूप में हो जाता है। घातांकीय रूप में हो जाता है। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय
व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है उसकी? ए रुपया है, ए रुपये। वर्तमान आय ए रुपये है और उसकी प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है। तो एक वर्ष पश्चात उसकी आय, एक वर्ष बाद व्यक्ति की आय, एक वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितनी गुनी हो जाती है उसकी? बी गुनी हो जाती है। तो बी इंटू ए रुपये, बी गुनी हो जाती है एक वर्ष बाद। तो आपको बताना 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो चूंकि एक वर्ष बाद व्यक्ति की आय उसकी बी गुनी हो जाती है, तो बी गुणे ए, इसलिए 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय हो जाएगी 3 गुणे बी गुणे ए। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो 3 गुणे ए बी रुपये, 3AB रुपये। हमको क्या दिया है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आय, वर्तमान आय ए रुपये है, तो एक वर्ष बाद व्यक्ति की आय उसकी बी गुनी हो जाती है। तो बी गुणे ए रुपये। फिर 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? जब एक वर्ष बाद इतनी आय है तो 3 वर्ष बाद 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू बी इंटू ए। और इसको जब हम अरेंज करते हैं तो आ जाता है 3AB। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज आपने इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज किए हैं, सवालों को समझाया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।